बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में। क्या कि राजा हर्षवर्धन कब गद्दी संभाले और इनके द्वारा कौन कौन महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। देखो, राजा बहुत हुए, बहुत ही महान महान शासक हुए, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, जो जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अगर जिस टॉपिक से अगर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर बीपीएससी को लगता है कि है बीपीएससी को लगता है कि बीपीएससी को लगता है कि हर्षवर्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। हर्षवर्धन से लगता है अगर बीपीएससी में अगर अगर पीवाईक्यू आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोलता हूँ, उठा कर देखिए। पीवाईक्यू देखोगे तो लगभग बीपीएससी के एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बना हुआ है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में हर्षवर्धन के शासनकाल से। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन इसका आंसर होगा। ये तमाम एग्जामों में क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि राजा हर्षवर्धन के बारे में आप लोग जान जाएं और कोई ऐसा टॉपिक ना छूटे जहाँ से आपका क्वेश्चन बने और बाद में मुझे अफसोस करना पड़े कि शायद काश मैंने इस टॉपिक पढ़ा दिया होता तो आज यह क्वेश्चन यहाँ से बच्चों को ये क्वेश्चन ना छूटता। चलिए, तो आज हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में। और लगभग 7वीं शताब्दी के राजा है। 7वीं शताब्दी के राजा है। 7वीं शताब्दी का कहने का मतलब है कि जिससे आज चल रहा है 2000, हम 2000 आज 2000 हम 26 में हम लोग बैठे हैं, 2026 में हम बैठे हैं, लेकिन शताब्दी कौन सी है? तो इसको कहते हैं 21वीं शताब्दी। क्या कहते हैं? 2026 को हम क्या कहते हैं? 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी। इसको 21वीं शताब्दी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे ही कैलेंडर काम करता है। कैलेंडर ऐसे ही काम करता है। इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है राजा हर्षवर्धन का कार्यकाल और इनका जो शासन पीरियड रहा, वह शासन कब तक रहा? 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। आइए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखो, 590 ईस्वी की बात है। 590 ईस्वी, जब ईस्वी कहते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात। 590 ईस्वी की बात है कि एक लड़का का जन्म होता है। एक लड़का का जन्म होता है जिस जो 590 ईस्वी में एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा कौन था? तो पुष्यभूति वंश के राजा। कौन से वंश? याद रखना, पुष्यभूति पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्मन किसका पुत्र था? एक बच्चे का जन्म होता है जिसका बाप का नाम था राजा प्रभाकर वर्मन। कौन था? राजा प्रभाकर वर्मन। अब ध्यान रखना, राजा प्रभाकर वर्धन का पुत्र था कौन? हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन उसके पिता थे, उसका नाम था हर्षवर्धन। इनका जन्म कब होता है हर्षवर्धन का? 590 ईस्वी में। और लगभग 590 में इनका जन्म होता है और लगभग 16 साल की एज में। कितने साल की एज में? लगभग 16 साल की एज में। आजकल के बच्चे 16 साल में अभी दुनिया समझ नहीं पाते हैं, खुद के बारे में अच्छे से जान नहीं पाते हैं, लेकिन 16 साल की उम्र में यह सिंहासन पर बैठता है। सिंहासनरोहण होता है इसकी। किसकी होता है? हर्षवर्धन की होता है। लगभग 606 से इनको गद्दी को मिलता है। 606 ईस्वी में इन्होंने गद्दी संभाला। 1590 में जन्म हुआ, 606 में इन्होंने राजा बन गए। और राजा बनते हैं 16 साल की उम्र में राजा बनते हैं सिंहासन। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई? राजा बना। देखो, इतिहास गवाह है कि राजा अपने हिसाब से राजधानी चूज करते थे, अपने दिमाग के हिसाब से। तो इन्होंने अपनी राजधानी, इसको स्थानेश्वर कहते हैं, थानेश्वर भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ देगा आप लोगों से, और पूछा भी है कि चाणक्य के हर्षवर्धन का शासनकाल का हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? स्थानेश्वर या थानेश्वर, याद रखना। करे कि इनके एक भाई था राज्यवर्धन की हत्या का बदला और साम्राज्य के विस्तार। इनके भाई था जिसका नाम था राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की हत्या हो गई थी और हत्या से बहुत विलाप होकर इन्होंने बदला लेने का ठाना था और राज्य का विस्तार करने का निर्णय लिया कि राज्य का विस्तार करेंगे। और उन्होंने अपने आप को शिलादित्य की उपाधि धारण की। देखो, जब राजा होते हैं ना, तो किसी ने राजा, महाराजा धीराज, परमाधीराज, बहुत सारे ऐसे उपाधि धारण करते हैं, बहुत सारे उपाधि। तो जो हर्षवर्धन था, अपने आप को शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। देखो, ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं लगाना, आपको बस याद करना है। आप याद नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा।
कुल मिलाकर बात यही है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा फैक्चुअल डाटा है और डाटा को फैक्चुअल डाटा याद करना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनता है। आप याद नहीं रखोगे कि कौन सा कि हर्षवर्धन ने कौन सा उपाधि धारण की थी, आपका एक क्वेश्चन नहीं बनेगा कि शिलादित्य। आपको याद करना पड़ेगा कि शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। सीधा सीधी बात है। साम्राज्य का विस्तार देखो, राजा हो मैं आपको बताया था मौर्य काल से ही भारत में हाथियों का भरमार रहा है राजाओं के पास में। इनका हाथी घोड़ा सैन्य शासन का एक अगली कड़ी होते थे, अगली पीढ़ी होते थे, और इसके माध्यम से इन्होंने आगे आगे अगले जो सैन्य दल था, हाथी घोड़े पे होती थी, फिर घोड़े पे होता था, फिर पैदल सैनिक होते थे, ऐसा करके या रथ वाला होता था, फिर पैदल सैनिक होते थे। तो हर्षवर्धन जब शासन संभाला उसके बाद से उसका बदला लेने का मन था, भाई का हत्या किए, राज्यवर्धन की हत्या की, और साथ साथ में उसने उसने भारत पे अपने अधिकार का विस्तार करने की कोशिश किया। और सबसे पहले कहाँ गया? बंगाल। और बंगाल में एक राजा था उस टाइम, उसका नाम था शशांक। कौन सा राजा था? शशांक। और शशांक को जाकर धूल चटाया, मारा पीटा, इसको हराया, और हरा कर बंगाल पे अधिकार कर लिया। कौन अधिकार कर लिया? हर्षवर्धन अधिकार कर लेता है। उसके बाद वो पहुंचता है कहाँ? कन्नौज। कहाँ पहुंचता है? कन्नौज। कन्नौज पर जाकर कन्नौज को नई राजधानी बनाया, और कन्नौज जीतने के बाद कन्नौज को नई राजधानी बनाया। इससे पहले कहाँ थी? थानेश्वर थी, याद रखना। इससे पहले राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी थी थानेश्वर या स्थानेश्वर। फिर जो नई राजधानी बनाई, उसका जो न्यू राजधानी बना, वो न्यू राजधानी कहाँ था? याद रखना, कन्नौज। कन्नौज नई राजधानी बना, कन्नौज। और कन्नौज के जीतने के बाद, कन्नौज विजय के बाद इसने इसको नई राजधानी बना दिया। और उसके बाद दक्षिण भारत में अभियान किया, लेकिन दक्षिण भारत में उसकी सफलता नहीं मिली, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दक्षिण भारत में बहुत महत्वपूर्ण शासक पैदा हुए थे। उसी में एक शासक था, नाम था पुलकेशन द्वितीय। और पुलकेशन द्वितीय बहुत ही महान शासक था। और पुलकेशन द्वितीय के साथ में और हर्षवर्धन का एक महायुद्ध होता है। और कहाँ होता है? नर्मदा, याद रखना, नर्मदा नदी के तट पे। और कहा जाता है देखो भारत हो गया ना, तो साउथ इंडिया में आओगे तो यहाँ पे नर्मदा नदी है, एक नर्मदा नदी यहाँ से यहाँ गिरती है। इन जो नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी, और यहाँ हो गया कश्मीर, यहाँ हो गया बंगाल, यहाँ हो गया गुजरात। इसका जो शासन फैला हुआ था कन्नौज के, जो हर्षवर्धन का, कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी तक, क्योंकि नर्मदा नदी से आगे क्रॉस करने का कोशिश करता है तो यहाँ भी इसकी हार होती है। किससे हार होती है? पुलकेशन द्वितीय इसको पराजित कर देता है। हर्षवर्धन पराजित हो जाता है, फिर लौट जाता है नर्मदा नदी से, वापस लौट जाता है अपने क्षेत्र में, ये आगे नहीं बढ़ पाता। और ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी के तट पे किस महान दो शासकों का झड़प हुई थी, और पुलकेशन द्वितीय ने किसको पराजित किया था, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको। नेपाल असम करे कि कुमार भास्कर वर्मन से संधि। नेपाल और असम, हर्षवर्धन जाता है नेपाल और असम, तो असम और नेपाल के बीच में जो संधि होती है कुमार भास्कर वर्मन से संधि, क्योंकि भास्कर वर्मन ही वहाँ गद्दी को देख रहा था, संभाल रहा था असम और नेपाल के क्षेत्र को, वहाँ से संधि होती है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य तो है पंजाब से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। पंजाब से लेकर यहाँ पंजाब पंजाब पाकिस्तान चला गया कुछ पंजाब से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर, कश्मीर मतलब हिमालय से लेकर नीचे तक नर्मदा तक फैला हुआ था। ये कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महान शासक हुआ हर्षा, इसको हर्षा भी याद रखना। और प्रशासन और शासन व्यवस्था करेंगे। न्यायिक व्यवस्था कैसी थी? न्याय धर्मशास्त्र के आधार पर था। जो उस टाइम हिंदू धर्म का प्रसार हुआ था, हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा प्रसार हुआ था। कब? तो जो गुप्ता एम्पायर था, गुप्त काल में। और राजकीय न्याय धर्म के आधार पर किया जाता था। जो प्रशासनिक ढांचा था, भुक्ति, विषय, ग्राम, इसको किसके कंट्रोल में था? जो कुमार थे, राजा के पुत्र थे, उनके कंट्रोल में था। और इस प्रशासन को बांटा गया था भुक्ति में, विषय में, ग्राम में। कर प्रणाली क्या था? कर प्रणाली वही था 1/6%। मैं आपको बता चुका हूँ कि आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला अधिकारी हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी, वो 50% टैक्स लेता था। टैक्स का दर कितना था? 50%। लेकिन हर्षा कितना लेता था? हर्षवर्धन कितना लेता था? 1/6, लगभग 17 से 18% का टैक्स हुआ। समझे? तो बहुत कम टैक्स था। सन संगठन क्या था? चतुरांगणी सन संगठन था। चतुरांगणी कहने का मतलब होता है, देखो, पहली लड़ाई में हाथी थी, दूसरी ओर इसके पीछे घोड़े थे, इसके पीछे रथ था,
उसके पीछे पैदल सामंत थे, सामंती प्रथा का जो चार, पहले हाथी, फिर घोड़ा, फिर रथ, फिर पैदल सैनिक। यहाँ से सामंतों का पैदल सैनिक आ रहे थे। इसको कहते हैं चतुरांगनी सेना, कि पहले हाथी से लड़ाई होगी, फिर घोड़ों से लड़ाई होगी, फिर रथ से लड़ाई होगा, और फिर चतुरांगनी सेना के जो छोटे छोटे पैदल अधिकारी उनसे लड़ाई होगी। इस प्रकार बनाया गया था व्यवस्था। देखो, साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा साहित्य से क्वेश्चन पूछता है। वो गुप्त काल का साहित्य हो या मौर्य काल का साहित्य हो या बौद्ध धर्म का साहित्य हो, साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा अभी तक देखने को मिलता है। तो याद रखना, बहुत सारा ऐसा किताबें हैं, बहुत सारा ऐसा बुक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखो, हर्षवर्धन शासनकाल में साहित्य में कौन कौन नाम आता है? हर्षचरित्र के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? नागानंद के लेखक कौन है? रत्नावली के लेखक कौन है? प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? सबके लेखक कौन है? हर्षा। हर्षा, हर्षा, सबका लेखक हर्षा ही है। हर्षा ही ने हर्षचरित्र लिखा, हर्षा ही ने कादम्बरी की रचना की, हर्षा ही ने नागानंद की रचना की, हर्षा ही ने रत्नावली की रचना की, हर्षा ही ने प्रियदर्शिका, जितने पुस्तक है सबके रचयिता हर्षवर्धन ही है। आगे देखो, एक है हर्षचरित्र, एक है, आप ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हर्षचरित्र इसको काट दो, आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे, क्योंकि हर्षचरित्र का लेखक है वाणभट्ट। और वाणभट्ट क्यों है? और कादम्बरी मैं आगे बताऊंगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। जो देखो, नागानंद याद रखना, रत्नावली याद रखना, प्रियदर्शिका याद रखना, इन दोनों को रहने दो, कादम्बरी के रहने दो। इसके लेखक में मैं आगे बताता हूँ, समझाता हूँ। इस दोनों को आप लोग मिक्स करोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नागानंद, रत्नावली या प्रियदर्शिका, तीनों के रचयिता स्वयं थे हर्षा, लेकिन ये दोनों के रचयिता ये नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि आप कन्फ्यूजन पर, क्वेश्चन तो पूछता है। अब सूर्य शतक के लेखक कौन है? मयूर। मयूर कौन थे? मयूर ने सूर्य शतक लिखा, एक दरबारी कवि थे। नालंदा विश्वविद्यालय को दान में बौद्ध हिंदू शिक्षा को संरक्षण कर बहुत सारा दान भी दिया था इसने। प्रयाग में महापरिषद की स्थापना की थी, जिसमें 5 वर्ष में एक बार इसका बारे में आयोजन होता था, और धर्म के बारे में आदर सम्मान से, धार्मिक कार्य, सभी धर्मों को समान आदर के साथ इसमें व्यवहार करके अपनी बातें रखी जाती थी। ठीक है, तो याद रखना। देखो, मैं आपको बता दूं कि वैनसांग एक चीनी यात्री था। वैनसांग, 3 लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगले वैनसांग चीनी यात्री था, इसने 1630 से लेकर 1643 ईस्वी तक यह भारत में आता है, भारत में रहता है, और भारत लगभग 8 वर्षों तक किसके दरबार में रहता है? हर्षा के दरबार में रहता है। एक चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, और इसका ग्रंथ है, सी यू की, इसका ग्रंथ है सी यू की। इस ग्रंथ में जाकर हर्षा के बारे में, भारत के बारे में बताता है। वैनसांग, याद रखना, वैनसांग नाम है। दरबारी कवि था। हर्षचरित्र का लेखक कौन था? वाणभट्ट था। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हड़ है, कल्हड़ की राजतरंगिणी ऐसा कहा जाता है। और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास कल्हड़ ने लिखा है। कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास लिखा है, जिसमें हर्ष का उल्लेख किया गया है, और हर्ष का जीवन के बारे में बताया गया है। वाणभट्ट ने अपने दरबारी कवि था हर्षचरित्र में, और चीनी यात्री था, आया था, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। देखो, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। ऐसे ही क्वेश्चन उत्तर होगा, प्रथम पहला राजधानी का थानेश्वर था, बाद में कनौज को बनाया गया। वैनसांग भारत कब आया था? लगभग 8 वर्षों को भारत में रहा, 630 से लेकर 643 तक उसने भारत में रहा। करे हर्षवर्धन ने किसे पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के तट। किससे पराजित पाई? हार गया भाई उससे। चालुक्य शासक था। कौन सा शासक था? चालुक्य, याद रखना। एक चालुक्य शासक था जिसका नाम था पुलकेशन द्वितीय। कौन था? पुलकेशन द्वितीय। इससे पराजय हो गया था, हार गया था। क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? 606 ईस्वी में हुआ। कितने वर्ष का था भाई? तो 16 वर्ष का था। अभी 16 वर्ष का था हर्षवर्धन, तभी इसका राज्याभिषेक हुआ था। हर्षचरित्र के रचयिता कौन है? वाणभट्ट है। हर्षचरित्र के रचयिता वाणभट्ट है। हर्षवर्धन ने किस नदी के तट पर पराजय पाई? नर्मदा नदी के तट पे। हर्षवर्धन किस वंश के शासक था? पुष्यभूति, जो पुष्यभूति वंश का शासक था। कालखंड के बारे में, राजधानी के बारे में, ये सारी बातें आप लोग याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैं ज़्यादा इस पर जो चीज़ें हैं मैं बता दिया हूँ कैसे आप लोग की एक अपनी सफलता पानी है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और जो यहाँ पे पुस्तक है, तो पुस्तक पर ध्यान रखना, आप तो हर चीज़ क्लियर कर लेना, क्योंकि पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछता है। हर्षचरित्र कादम्बरी, वाण भट्ट ने कादम्बरी के रचयिता के वाण भट्ट ने जो साहब हैं, वाण भट्ट ने, हर्षचरित्र के लेखक वाण भट्ट हैं और कादम्बरी का लेखक भी वाण भट्ट हैं, तो ध्यान रखना दोनों के लेखक वही हैं। जो नागानंद है और रत्नावली है, प्रियदर्शी का, तीनों के लेखक कौन है? हर्षा है। तो इतनी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्लियर करके रखना है, इसमें अगर कन्फ्यूजन लाओगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, अगर सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आपको ठीक से पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी लगेगा हाँ, बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। वीडियो को लाइक करोगे, हमारे चैनल से जुड़ोगे, फिर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों को तरीके से पढ़ा पाऊँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।